हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम सिलेबस की बात करें, क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका आखिरी चैप्टर रहता है, 10वें नंबर का ये चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट को बिलोंग करता है। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या बातचीत होकर आती है। तो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। वैसे तो कई बार ऐसा लगता है थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, हाँ कई सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बातचीत करी जाएगी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, देखिए सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या दी हुई है, डेफिनेशन क्या बोली हुई है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक लिविंग मैटर एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके थ्रू लिविंग मैटर बना हुआ होगा, और हम फर्दर ये वाली बात बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए जो मॉलिक्यूल्स रेस्पॉन्सिबल होंगे उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स बुलाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहां फाउंड होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखे जाएंगे। एंड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने जुड़ जुड़ के क्या किया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म किया हुआ। चलिए इसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। हम कई बार बायोमेस टाइप की टर्म्स यूज तो कर रहे होते हैं, आज डिटेल में उसका केमिस्ट्री का जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। पहला वाला टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसको दो भागों में अगर मैं ब्रेक कर दूं, कार्बो और हाइड्रेट्स, तो कई बार ऐसा लगता है शायद कार्बन के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के जुड़ने की बात करी गई है, तभी दे आर यूजिंग द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स। वास्तव में अगर आप देखें, देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है ये वाली बात, मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्मूला दिस। देखिए कार्बोहाइड्रेट वाला फॉर्मूला ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जैसे एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड, देखिए इसका फॉर्मूला भी जिसी को सेटिस्फाई कर रहा है, पर हम देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे देखिए दूसरा वाला अपने पास आ रहा है, दैट इज रैमनोज। रैमनोज के केस में हम देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इसका फॉर्मूला इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारी परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं हो पाई। अब परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, देखिए एनसीईआरटी ने डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज दैट, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देंगे या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको पता है ऐसी मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है। तो हमें क्या चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स चाहिए, या फिर ऐसे कंपाउंड्स चाहिए जो क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रोड्यूस कर दें। देखिए या तो ओरिजिनली यही ले लो या ऐसे कंपाउंड्स ले लो जो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या प्रोड्यूस कर देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्या कहां से ऑब्टेन होकर आएंगे, देखिए प्राइमरी प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स, मोस्टली प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, दिस इज केन शुगर, आपको पता है शुगर केन से ऑब्टेन होकर आएगा। देन वी हैव ग्लूकोज, स्टार्च एक्सेट्रा। ये मैंने यहां पे क्या किया, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करी। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को ही कई बार एक और नाम से बुलाया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। अब देखिए जो सैकेराइड्स वर्ड्स है ये सैकेरिन से आया है, सैकेरिन इज यूज्ड फॉर स्वीटनेस। तो बेसिकली हम देखते हैं कई सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट के अंदर, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज सैकेराइड्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सुक्रोज है, हमें पता है ये तो हमनी कॉमन केन शुगर है, स्वीट होती है। देन हमें ये भी पता है लैक्टोज जो है ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी स्वीट देखा जा रहा होता है। तो आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ दिस स्वीटनेस इट गेट्स द नेम सैकेराइड्स। चलिए आगे देखते हैं एक बार हम डिटेल में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है आपके सामने, दैट इज देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब जब आप क्या करवाएंगे, इनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कैसा बिहेवियर देखा जा रहा है वो हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले ये बोल रहे हैं, क्या नाम है, मोनोसैकेराइड्स। नाम से ही शायद समझ में आ रहा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ सैकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होकर आएगा या हाइड्रोलिसिस के बाद वो सिंपलर यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।
देखिए यहीं पे ये वाली बात लिखी हुई है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलेस्ट यूनिट या सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। अगर मॉलिक्यूल को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा पा रहा है, देन वी कॉल देम एज मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे। फर्दर हम देखते हैं, देखिए दूसरा टाइप का जो सैकेराइड्स हमको मिल रहे हैं, दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए इसका तो हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पा रहा था और सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। यहां हम देखते हैं, देखिए क्या होकर आ रहा है, these yield 2 or 10 monosaccharide units on hydrolysis। आप देख रहे हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स बनकर आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं, हाँ, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनकर आ रहा है, किससे, ओलिगोसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद। चलिए इसी को देखते हैं आगे। देखिए बोल रहे हैं क्या, डाइसैकेराइड्स अगर हम लें तो देखिए डाइसैकेराइड्स, ऑब्वियसली डाई से पता चल रहा है कितने मोनोसैकेराइड्स आ रहे होंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन होकर आ रहे होंगे। देखिए वो दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस तरीके की बात भी आपको बताई हुई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल हो सकता है सुक्रोज। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हम देखते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिक्सचर ऑब्टेन होकर आ रहा होता है। तो बताइए क्या हम सुक्रोज को एक डाइसैकेराइड बुला सकते हैं, बिकॉज उसने हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस कर दिए। ऐसे ही हम देखते हैं मैल्टोज है, मैल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनकर आ रहे होते हैं, ये भी एक डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल रहेगा। अब सुक्रोज मैल्टोज में क्या क्या फर्क है आप देख लीजिए, यहां पे अलग अलग मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, यहां पे सेम मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनकर आ रहे हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। चलिए और कुछ बात है तो वो भी देखते हैं। तीसरे टाइप के जो सैकेराइड्स हैं, इनका नाम रखा हुआ है पॉलीसैकेराइड्स। देखिए पॉली से पॉलीमर वाली फीलिंग आती है, वही चीज हो भी रही है। These yield a large number of, देखिए क्या बनकर आ रहा है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनकर आ रहे हैं, कब, हाइड्रोलिसिस के बाद। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए स्टार्च है, सेल्यूलोस है, ग्लाइकोजन है, ये सारे के सारे पॉलीमर्स रह रहे होते हैं और हम देखते हैं इनके हाइड्रोलिसिस से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमारे पास बनकर आती है। ओके, चलिए देखिए खास बात क्या होती है पॉलीसैकेराइड्स या इन स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन वाली बात अगर मैं करूं तो पॉलीसैकेराइड्स के केस में देखा जा रहा होता है नॉट स्वीट इन टेस्ट, इसीलिए हम इनको नॉन शुगर्स भी बुला रहे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्या किया, एक तो इस तरीके से क्लासिफाई किया, एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है एज क्या, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं एक बार। यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए अगर अपना शुगर या अगर अपना कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या कर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, देन दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। देखिए इसके बारे में ये बोल भी रहे हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एल्डोज हो चाहे कीटोज हो, एल्डोज कीटोज का मतलब या तो एल्डिहाइड वाले होंगे या कीटोन वाले होंगे, दोनों ही ये वाला टेस्ट दे देंगे। अब देखिए बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि हमको पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन वाला जो टेस्ट होता है ये तो जनरली हमने एल्डिहाइड्स को ही देखते हुए देखा है लेकिन हम इस केस में देखते हैं कि कीटोन्स भी ये वाला टेस्ट दिखा रहे होते हैं, ये एक याद रखने वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। ओके, डिटेल में अब हम क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज की पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। कहां मिलता है, फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स, राइप ग्रेप्स, हनी एक्सेट्रा। कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, चलिए वो देखते हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर पहले बोल रहे हैं सुक्रोज का, अभी अभी हमने देखा भी था, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बन जाएगा। ये देखिए सुक्रोज या केन शुगर हमारे पास प्रेजेंट है, हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, साथ में एसिड के साथ बॉईल कर दिया है, तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, इक्वल मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर आ रहा है। अभी हमें सिर्फ ग्लूकोज से मतलब है तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट ओनली। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्च जो है उससे भी हम देखते हैं ग्लूकोज को बनाया जा सकता है। इनफैक्ट कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही रहता है। ये देखिए हमारे पास स्टार्च या सेल्यूलोस अवेलेबल है, हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, इसको भी हमने एसिड के साथ अंडर प्रेशर बॉईल कर दिया है, तो हम देखते हैं क्या हो जाता है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनकर आ जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। चलिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अब कुछ बातें करें। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये याद रखेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन होंगे और उसका एल्डिहाइड होगा। देखिए हेक्स मतलब 6 कार्बन और एल्डो मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड।
मतलब 6 कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऐसी सिचुएशन होने वाली है। देखिए अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, VC दैट इज 66H12O6, दिस इज सीन टू बी द फॉर्मूला। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे डिराइव होकर आया, इस बारे में कुछ बातचीत करते हैं। ग्लूकोज कुछ केमिकल रिएक्शन शो कर रहा था, उसके थ्रू कुछ कंक्लूजन्स निकाले गए। क्या देखा गया? देखिए ग्लूकोज ये होता है बेसिकली, लेकिन अभी हम मान रहे हैं हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे, उससे स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। देखिए जैसे ग्लूकोज है, उसके अंदर अगर हम HI मिला दें और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हीट कर दें, लंबे समय के लिए हीट कर दें, तो हम देखते हैं क्या होता है, ये सारे ग्रुप रिड्यूस होकर आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की चेन बनकर आ जाएगी, एन हेक्सेन बन जाएगा। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कहीं ब्रांचिंग नहीं होगी। क्या होगा, 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए होंगे। चलिए और कोई रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए इस बार क्या होकर आ रहा है, अगर हम देखें, देखिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर NH2OH हमने मिलाया, इससे क्या बनकर आ गया, ऑक्साइन बनकर आ गया। ऑक्साइन फॉर्मेशन मतलब कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और आपको पता भी है, हमने बोला भी था ये एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप ने यहां पे क्या कर लिया है, इस तरीके से ऑक्साइन का फॉर्मेशन कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया और उसका HCN से रिएक्शन करवा दिया। अब आपको पता है अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बना लेगा। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले चैप्टर के अंदर। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहां पे क्या हो गया, साइनोहाइड्रिन भी बनकर आ गया। फर्दर क्या बोल रहा हूं, देखिए अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रोमीन वाटर मिलाएं, ब्रोमीन वाटर हम देखते हैं कैसे बिहेव कर रहा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो हम देखते हैं ये एल्डिहाइड वाले पार्ट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। अल्कोहल वाला पार्ट एज इट इज रह गया है। तब हम देखते हैं जो एसिड बनकर आता है उसे ग्लूकोनिक एसिड के नाम से बुलाया जाता है। अब खास बात क्या है कि ग्लूकोनिक एसिड में, जैसा कि आपको लग रहा होगा, देखिए अल्कोहल वाले पार्ट का तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, तो अगर हम इसके अंदर HNO3 मिला दें, जो हम बोल सकते हैं एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इस अल्कोहल वाले पार्ट को भी ऑक्सीडाइज करेगा। और देखिए यहां पे भी क्या लगकर आ गया, COOH लगकर आ गया। अगर आप चाहें तो ओरिजिनली ग्लूकोज ले लें, उसके अंदर भी अगर आप HNO3 ऐड कर देंगे तो भी ये रिएक्शन होकर आ जाएगा, दोनों ही ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर आ जाएंगे। अगर आप इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये जो एसिड बनकर आया है जिसमें दोनों तरफ COOH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए इन रिएक्शन से ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर पता चल रहा होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, चलिए वो देखते हैं एक बार। देखिए ग्लूकोज का इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होकर आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड D+ ग्लूकोज। देखिए प्लस का क्या मतलब है, बेसिकली प्लस का मतलब ये रह रहा होता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखा जाता है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्या पड़ रही है, चलिए पहले तो ये देखते हैं और फिर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी समझेंगे। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए यहां पे क्या है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि सम फैक्ट्स ऑब्लिक रिएक्शंस could not be explained by above structure, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर से कुछ रिएक्शंस नहीं समझ में आ रहे थे। जैसे देखिए अपने पास क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या, डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। अब देखिए शिफ्ट टेस्ट जनरली एल्डिहाइड्स दे रहे होते हैं, इसका मतलब शायद इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जैसा अपन ने दिखाया हुआ है वैसा अवेलेबल नहीं होता है। आगे बोल रहे हैं देखिए क्या, डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद क्या, NaHSO3। आपको पता है Na+HSO3- के अंदर जब ये ब्रेक करता था तो ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता था, इसका मतलब पक्का ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप क्या नहीं है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं। अब हम देखते हैं वास्तव में क्या होता है, ग्लूकोज को जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा जाए तो ये दो फॉर्म्स में देखा जा रहा होता है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। अब देखिए दो फॉर्म्स कैसे क्रिएट होकर आ रही होती हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि ग्लूकोज का अगर ये वाला जो OH है ये अगर इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर अटैक कर दे तो हम देखते हैं क्या बनकर आ जाता है, हेमी एसिटल फॉर्म होकर आ जाता है। देखिए यहां पे यही शो किया हुआ है, ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर। ये OH जो है ये जाके इस कार्बन पे अटैक कर गया, एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं क्या बनकर आया, इस तरीके का और इस तरीके का हेमी एसिटल बनकर आ गया। एक फॉर्म को हम बुला रहे होते हैं अल्फा D+ ग्लूकोज, दूसरी फॉर्म को हम बुला रहे होते हैं बीटा D+ ग्लूकोज।
अब देखिए आपको दिख तो गया ही होगा कि अगर ये दोनों ज्वाइन कर दिए तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। ऐसे ही हम यहां पे भी देख सकते हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन करने पे क्या बनने वाला है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने वाला है। खाली आप देखें तो फर्स्ट कार्बन के अबाउट जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हुआ है, यहां पे HOH था, जबकि इस केस में देखिए OHH लगा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पे ओरिएंटेशन में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। जब इसको साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो देखिए कैसा अरेंजमेंट आ जाता है। चलिए पहले इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट दे आर सेइंग। जैसा कि मैंने बोला, दो साइक्लिक हेमी एसिटल्स बनकर आ जाते हैं जो खाली कहां डिफर कर रहे हैं, फर्स्ट कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहे हैं। ऐसे कार्बन्स को एनोमर्स बुलाया, एनोमेरिक कार्बन बुलाया जा रहा होता है। और ये जो दोनों फॉर्म्स हमारे पास आई, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म, इन्हें हम एनोमर्स के नाम से बुलाते हैं। देखिए 6 मेंबर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनकर आएगा उसको मैंने आपके लिए यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। हम देखते हैं कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन वाला स्ट्रक्चर है, देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है, सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पायरान का स्ट्रक्चर होता है। एज अ रिजल्ट इस स्ट्रक्चर को भी पायरेनोज स्ट्रक्चर बुला दिया जाता है। ग्लूकोज जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो कैसा होगा, पायरेनोज टाइप का स्ट्रक्चर होगा। चलिए देखते हैं एक बार किस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है। अगर आप ढंग से यहां पे देखें, देखिए O के पास से जो कार्बन है उनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये रहा अपना फर्स्ट कार्बन, देन यू हैव सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ऐसे ही हम यहां पे देख रहे होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको दिख भी रहा होगा, देखिए फर्स्ट कार्बन के अबाउट ओरिएंटेशन क्या हो गया है, चेंज होकर आ गया है। बाकी आप ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, पर्टिकुलरली अल्फा वाले को, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ग्रुप जो प्रेजेंट हैं, देखिए ये सारे के सारे, ये सारे के सारे ग्रुप जो प्रेजेंट है ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। देखिए लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और साथ में मैं क्या बोल रहा हूं कि हमको इनको क्या करना है, ऊपर की तरफ यहां पे रिप्रेजेंट करना रहेगा। अगर आप देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट इज बीइंग सीन, दो H, O और H ये सब ऊपर की तरफ आने चाहिए। देखिए ये H ऊपर आ रहा है, ये H भी ऊपर आ रहा है, ये OH ऊपर आ रहा है, ये H ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं जो भी ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट थे वो सारे के सारे यहां पे ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। ऐसे ही राइट साइड वाले ग्रुप नीचे की तरफ रिप्रेजेंट होकर आ जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। अब अगर मैं यही स्ट्रक्चर बीटा फॉर्म का बनाऊं तो बीटा फॉर्म का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनकर आ जाता है। इस तरीके से ही हम यहां पे भी क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे वाला अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द अल्फा फॉर्म साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द बीटा फॉर्म का साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो इसको कई बार ग्लूकोज पायरेनोज भी बुलाया जा रहा होता है, ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई अभी हमने ग्लूकोज के बारे में करी। नाउ आई एम मूविंग टू द पढ़ाई ऑफ फ्रक्टोज। देखिए ग्लूकोज का ही भाई बंधु है फ्रक्टोज। भाई बंधु क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप देखेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी द सेम। फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये कीटोहेक्सोज है। देखिए है तो 6 कार्बन का ही, लेकिन पिछला वाला एल्डिहाइड था, ये वाला कैसा है, कीटोन। कीटोन के केस में बोल रहा हूं है मोनोसैकेराइड। कहां मिलता है, फाउंड इन हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो यही है। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, जैसे हमने ग्लूकोज के लिए बनाया था वैसे ही हमने फ्रक्टोज के लिए भी देखिए पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ग्रुप प्रेजेंट है, क्या ये कीटोन ग्रुप है, इसीलिए हमने इसको क्या बुलाया है, कीटोहेक्सोज बुलाया हुआ। अब देखिए फिर से यहां पे हम देखते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई नहीं होकर आ रही होती, इसीलिए हम ये भी देख रहे हैं इट एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म्स। जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही यहां पे भी देखा जाएगा। फिर से हम देखते हैं, देखिए साइक्लिक फॉर्म का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया है। इस बार क्या हुआ, फिफ्थ वाले कार्बन का जो OH था उसने कीटोन ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया और उससे क्या हो गया, इस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। रिंग फॉर्म में इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस बार आप देखिए 5 मेंबर्ड रिंग ही बनकर आ रही है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ये जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं जो हमारा कंपाउंड रहता है ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड फ्यूरान। और फ्यूरान के हिसाब से इसका नाम क्या रख दिया जा रहा है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये जो रिंग बनकर आई है फ्यूरान से सिमिलर है, इसलिए इसको फ्यूरेनोज बुला दिया गया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि देखिए सेकंड कार्बन के अबाउट ओरिएंटेशन चेंज होएगा। इस बार
यहां हम देख रहे थे क्या लेफ्ट साइड पे ये प्रेजेंट है, राइट साइड पे ये प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए लेफ्ट साइड पे OH प्रेजेंट है, राइट साइड पे ये प्रेजेंट। तो C2 के अबाउट ओरिएंटेशन चेंज होकर आ गया है। इफ यू कैन सी, देखिए सेकंड कार्बन पे CH2OH ऊपर, OH नीचे। यहां हम देखते हैं CH2OH और OH का जो अरेंजमेंट है वो, यहां तो मैंने सेम ही ड्रॉ कर दिया है, ये थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। इनफैक्ट हम देखते हैं यहां जो अपने पास अरेंजमेंट रहता है दैट इज एक्चुअली OH, और यहां जो हमारे पास आ जाता है दैट इज CH2OH। सेकंड कार्बन पे जो अरेंजमेंट है वो चेंज होता हुआ देखा जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होकर आ जाता है। दिस वाज अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ये जो आ गया है दिस इज बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्यों? क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन इज एक्चुअली कॉल्ड फ्यूरान। उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बुला दिया गया है? फ्यूरेनोज नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए हमने थोड़ी बहुत बातचीत किसके बारे में करी? फ्रक्टोज के बारे में भी करी। और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या निकल कर आ रहा है। देखिए अभी तक हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज की जो पढ़ाई करी वो मोनोसेकेराइड्स। अब हम थोड़ी बहुत बातचीत किसके बारे में करना चाह रहे हैं? डाइसेकेराइड्स के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। डाइसेकेराइड्स की खास बात क्या होती है? देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसेकेराइड के यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकती हैं। अभी जो दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं ये कैसे जुड़े होते हैं डाइसेकेराइड्स के अंदर, ये एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। एक ऑक्सीजन को ब्रिज बना के ये आपस में जुड़े होते हैं। और हम देखते हैं कैसे बनकर आता है ये स्ट्रक्चर, बाय लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब दोनों मॉलिक्यूल पास आए, एक वाटर एलिमिनेट होकर आ गया एंड दे हैव जॉइंड विद ईच अदर वाया अ ब्रिज्ड ऑक्सीजन एटम। ये जो ब्रिज्ड ऑक्सीजन वाली लिंकेज होती है, जो ऑक्साइड लिंकेज होती है, जो दोनों ग्रुप को कनेक्ट करने का काम करेगी, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2025 सीबीएसई के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसके अंदर इस लिंकेज को समझाना था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाइसेकेराइड में जो दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स को ज्वाइन करने वाली ऑक्साइड लिंकेज होती है उसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्या डाइसेकेराइड्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। डाइसेकेराइड्स के अंदर देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं अगर इसके जो ग्रुप्स हैं, कौन से? रिड्यूसिंग ग्रुप्स क्या है? अगर वो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो बताइए फिर तो ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह नहीं बिहेव कर पाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वाई? बिकॉज जो ग्रुप रिड्यूस हो सकते थे वो तो बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो फ्री होते तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बुला रहे होते। देखिए वो सेकंड वैरायटी है, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर फ्री। फ्री कहां होते हैं? देखिए सुक्रोज के अंदर तो फ्री नहीं है, इसीलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम मैल्टोज या लैक्टोज की बात करें तो यहां हम देखते हैं कि जो अपने पास में रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, बेसिकली हम मान सकते हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री देखा जा रहा होता है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं इनको किस तरीके से बुलाया जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर्स नाम से बुलाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बार सुक्रोज की बात अगर मैं करूं तो हमें पता है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अब देखिए सुक्रोज जो है ओरिजिनली दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। हम देखते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जबकि इसके जो प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं देखिए उसमें से एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, एक लीवोरोटेटरी है। अब अगर मैं एंगल ऑफ रोटेशन की बात करूं, देखिए दोनों बराबर मात्रा में बनकर आ रहे होते हैं। अब अगर मैं एंगल ऑफ रोटेशन की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये लीवोरोटेटरी है, लेकिन लीवो का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एज अ रिजल्ट देखते हैं ओवरऑल मिक्सचर जो होता है वो लीवोरोटेटरी की तरह बिहेव करता है। अब देखिए हुआ क्या, बेसिकली रिएक्टेंट वाज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो लीवोरोटेटरी बनकर आ रहा है। इसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन का जो प्लेन का जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होकर आ गया है। पहले वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगा है। इसीलिए हम देखते हैं जो प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे होते हैं उन्हें इन्वर्ट शुगर के नाम से बुलाया जाता है। इन्वर्ट क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं प्लेन का जो रोटेशन का डायरेक्शन था वो इन्वर्ट हो गया है। पहले क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था, बाद में कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है,
चलिए यहीं पे हम थोड़ी सी बात डाइसैकेराइड्स के बाद किसके बारे में कर रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी जो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी हुई होंगी। देखिए लिखा हुआ भी यही है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। चलिए एक एक करके कुछ पॉलीसैकेराइड्स को अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कैसे कैसे केसेस आ जाएंगे, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहला पॉलीसैकेराइड जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्टार्च। अब देखिए स्टार्च क्या होता है, बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ दो कंपोनेंट्स। देखिए जो स्टार्च होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक होता है अमाइलोस, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। सीबीएसई 2025 के अंदर ये क्वेश्चन था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताएं। हम आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बताने वाले हैं। यहां पे देखिए अपने पास में सबसे पहले अमाइलोस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये कैसा होता है, देखिए वाटर सोल्यूबल होता है, फिर बोल रहे हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% स्टार्च। इसका मतलब इतना पार्ट ऑफ द स्टार्च सोल्यूबल हो जाता होगा क्योंकि ये हिस्सा वाटर सोल्यूबल है। ये कैसा होता है, देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग अनब्रांच चेन है विद क्या होगा, इतने सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हुए देखे जाएंगे। और ये कैसे हेल्ड टुगेदर आ रहे हैं, दे आर सेइंग हेल्ड टुगेदर बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का जो फोर्थ कार्बन है वो आपस में जुड़े हुए होंगे बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करूं दैट इज अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोपेक्टिन के साथ डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए एक तो ये वाटर सोल्यूबल था, ये वाटर इनसोल्यूबल होकर आ गया है। यहां हम देख रहे थे ये माइनर कंपोनेंट होता है स्टार्च में, ये मेजर कंपोनेंट है स्टार्च के अंदर। दूसरी बात यहां पे अनब्रांच चेन थी, जबकि देखिए यहां पे क्या आ रहा है, लॉन्ग ब्रांच चेन ऑब्टेन होकर आ रही है। इस बार हम देखते हैं क्या हो जाता है, देखिए है तो वही सिचुएशन, यहां पे भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज थे, यहां पे भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स ही हैं। हाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहां पे देखिए हम ये देख रहे हैं कि जो चेन बनती है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण है, देखिए वो ऊपर भी हो रहा था। पर यहां पे जो ब्रांचिंग क्रिएट होकर आ रही होती है, देखिए यहां तो ब्रांचिंग थी नहीं, इस केस में जो ब्रांचिंग क्रिएट होकर आ रही है, देखिए लिखा हुआ है वेयर एज ब्रांचिंग अकर्स एट क्या, C1C6 वाली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब हम देखेंगे कि एक का फर्स्ट वाला कार्बन और दूसरे का सिक्स्थ वाला कार्बन जो है वो आपस में ब्रांचिंग करते हुए बॉन्ड कर रहे होंगे। इस तरीके से यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रिएट होकर आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक पॉलीसैकेराइड देखा स्टार्च, अगला पॉलीसैकेराइड जो हम देखेंगे दैट इज सेल्यूलोस। सेल्यूलोस का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो देखिए हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल को बनाने में मेजर कंपोनेंट जो यूज्ड रहता है दैट इज सेल्यूलोस। यहां पे क्या देखा जाएगा, देखिए एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, हम बोल सकते हैं इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है। और हम देख रहे हैं ये भी C1C4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड है। इनफैक्ट आप देख रहे हैं यहां पे भी C1C4 ही आया था, यहां पे भी C1C4 ही रिपीट होकर आया। इस केस में भी हम देख रहे हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये जॉइंट निकल कर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। अपने पास में एक और पॉलीसैकेराइड हमको पढ़ना रह गया है दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अंदर क्या देखा जा रहा है, तो देखिए यहां पे ये क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। एनिमल की बॉडीज में जो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ओनली। इसको एनिमल स्टार्च भी बुला रहे होते हैं क्योंकि एनिमल की बॉडी में स्टोर्ड है। स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोपेक्टिन थोड़ा ब्रांच्ड होता है, ये और ज्यादा ब्रांच्ड होता है, इसलिए मैंने देखिए लिखा हुआ है यहां पे बट मोर ब्रांच्ड इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ग्लाइकोजन। ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग कुछ और बातचीत करके देखते हैं। तो नाउ स्ट्रक्चर्स वगैरह तो हो गए, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम देख सकते हैं हमको कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बेस्ड कुछ सीबीएसई के पूछे हुए क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए देखते हैं एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये ध्यान रखिएगा हमको कैसा स्टेटमेंट लेना है, गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। किसके रिगार्डिंग, ग्लूकोज के रिगार्डिंग। देखिए पहले बोल रहे हैं एल्डोहेक्सोज, ये तो सही बात है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एन-हेक्सेन, सही बात है, सारे ग्रुप हट जाते हैं, एन-हेक्सेन बन जाता है, स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की चेन बन जाती है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, ये गलत हो गया। देखिए
और गलत होते ही अपना आंसर हो जाएगा। आपको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पायरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, फ्यूरेनोज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। एफ एफ याद रखा जा सकता है, देखिए फ्रक्टोज फ्यूरेनोज, तो हम बोल सकते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज फॉर्म का होगा, ग्लूकोज वाला नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। और आपको पता है आगे ये बोल रहे हैं इट डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, ये भी सही बात है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आपको पता है इसीलिए हमने क्या किया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचा था, क्योंकि ग्लूकोज क्या नहीं दे रहा था, शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था, इसीलिए हमने सोचा था कि इट कैन हैव सम अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको हैवॉर्थ स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं, ये भी अपन याद रखें। अब देखिए यहां पे हमसे ये पूछ रहे हैं एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वाले कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर आ रही होती है, उसी को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो यहां पे देखिए ये रहा फर्स्ट वाला कार्बन, इसी के अबाउट ओरिएंटेशन चेंज होकर आएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। यहां OH ऊपर है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या होएगा, H ऊपर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है इसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एनोमेरिक कार्बन का नाम दे रहे होते हैं। जो दोनों स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के एनोमर्स कहला रहे होते हैं, ये भी आपको पहले बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल में इन्होंने देखिए क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एक बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अभी अभी हमने बात करी थी डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं या मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो होती हैं वो जिस ब्रिज्ड ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं उसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। देन ये बोल रहे हैं क्या, इन्वर्ट शुगर। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी थी, हमने देखा था कि ग्लूकोज का जो रोटेशन का डायरेक्शन था, ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन, और जो प्रोडक्ट थे उसका ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट था। इसीलिए हमने प्रोडक्ट को किस नाम से बुला दिया था, इन्वर्ट शुगर के नाम से बुला दिया था, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपोजिट होकर आ गया था, इसलिए हमने उसको इन्वर्ट शुगर के नाम से बोला था। नेक्स्ट बोल रहे हैं देखिए क्या, ओलिगोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमें ये पता है ये क्या होते हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स जुड़ जुड़ के हम देखते हैं क्या बना लेते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बना लेते हैं। कैसे जुड़े होंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होंगे। ब्रिज्ड ऑक्सीजन के थ्रू मोनोसैकेराइड यूनिट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, 2 से 10 मॉलिक्यूल अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो हमारे पास बनकर आ जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स नाम से बुलाया जाए। इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, देखिए अभी हमने आधा ही पोर्शन पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स का, अभी हमको बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स वगैरह इन सब के बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।